एक सेकंड समझता ना बच्चों, अपने जीएसटी के अंदर 3 एक्ट है, कौन कौन से? सीजीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट। जो सीए है उसमें केवल सीए इंटर के अंदर सीजीएसटी एक्ट अप्लाई होता है, और जो तुम्हारा सीएमए होता है उसमें सीजीएसटी एक्ट भी अप्लाई होता है। कौन सा? आईजीएसटी एक्ट। अपन ने ये रिवीजन क्लास 3 पार्ट में बाइफ्रिकेट की है। फर्स्ट पार्ट में अपन प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, सेकंड पार्ट में अपन थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, और थर्ड पार्ट के अंदर अपन अमेंडमेंट्स देखेंगे। और उसके बाद फोर्थ पार्ट में अपन इनके जितने भी क्या है पास्ट एग्जाम के क्या हैं क्वेश्चंस आए हैं, सीए, सीएमए, सीएस, इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो अपन सारे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो 4 पार्ट पे अपन इस क्वेश्चन क्लास को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अपन कोशिश करेंगे कि 12 घंटे के अंदर ये चारों पार्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए। अभी आपको मैं सबसे पहले सीजीएसटी एक्ट के जो बताया, सीजीएसटी एक्ट आप बोर्ड कॉपी में लिखिए, इसके एक एक सेक्शन सब सेक्शंस अपन लिखवा रहा हूँ। फिर अपन एक एक सेक्शन सब सेक्शन को पढ़ेंगे, 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, मतलब अपन सब सेक्शन तक चले जाएंगे। मेरा यह मानना है कि अगर आप किसी भी एक्ट को, चाहे डीटी हो, जीएसटी हो, अगर आप सेक्शन वाइज पढ़ते हैं और सब सेक्शन वाइज पढ़ते हैं तो आप बहुत जल्दी उसका क्या कर सकते हैं, रिवीजन। बहुत से टीचर्स ये होते हैं जो सेक्शन वाइज नहीं पढ़ाते हैं, वो ये कहते हैं कि सेक्शन लिखना जरूरी नहीं होता, इसके नंबर नहीं होते, बट ये सब फालतू की बातें हैं। सेक्शन से आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होता है और आप किसी भी एक्ट को बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो आज जो अपना क्विक रिवीजन है, मैं आपको एक एक सेक्शन सब सेक्शंस का क्या दूंगा, ओवरव्यू दूंगा। अब देखना कितने जल्दी अपन कितना क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अपनी कॉपी के अंदर सीक्वेंस वाइज सेक्शन लिखना स्टार्ट करें। सेक्शन 1 सीजीएसटी एक्ट लिखिए, सेक्शन 1, सेक्शन 2 3 to 6, सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 क्लॉज स्मॉल ए, सेक्शन 7(1)(b), सेक्शन 7(1)(c), सेक्शन 7(1)(a), सेक्शन 7(2)(a), 7(2)(b), 7(3)(a) और b, सेक्शन 8(b)(a) और b, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। उसके बाद बच्चों सेक्शन आप बिल्कुल लाइन वाइज लिखते जाना। सेक्शन 9(1), 9(2), 9(3), 9(4), 9(5), फिर 10(1), 10(2), प्रोविजो 10(2)(a), 3, 4 और 5। अब आपने कौन सा लिखा, 11। 11 के बाद बच्चों आता है सेक्शन 12(1), 12(2), 12(3), 12(4), 12(5), 12(6। इसमें बीच में 1-2 प्रोविजो भी आता है, पर वो अभी मैं नहीं बता रहा, वो डिटेल क्लास में आपको बताता हूँ, यहाँ लगाइए आप 12(6). उसके बाद बच्चों 13(1), 13(2), 13(3), 13(4), 13(5), 13(6). लिख लिया आप लोगों ने? फिर लिखिए बच्चों सेक्शन 14, 15(1), 15(2)(a), B, C, D, E, 15(3), 15(4), 3 का A और 3 का B, और एक है 15(5). उसके बाद 16(1), 16(2)(a), B, इसका एक्सप्लेनेशन C, D, फर्स्ट प्रोविजो, सेकंड प्रोविजो, थर्ड प्रोविजो, 16(3), 16 क्या 4। लिख दिया आप लोगों ने? ठीक है, ये अपने सारे सेक्शंस आ गए जीएसटी के। उसके बाद बच्चों
17(1), 17(2), 17(3), 17(4), 17(4), 17(5), A, double A, AB, प्रोविजो, B, रोमन 1, रोमन 2, सब क्लॉज हो गई, रोमन 3। फिर क्या आता है बच्चों? प्रोविजो। C, 17(5)C, 17(5)D, E, F, G, H, I, लिख रहे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, यहां तक हो गए सारे सेक्शंस। उसके बाद 18(1), A, B, C, D, 18(2), 18(3), 18(4), A, B। लिख लिया? उसके बाद 18 क्या 5 और क्या 18(6), 18(6। जहां तक सीए और सीएमए की बात है, जो सीए के बच्चे हैं उनके सेक्शन 14 कोर्स में नहीं है, तो सीए वाले बच्चों के लिए सेक्शन 14 कोर्स में नहीं है। बाकी सारे सेक्शन सीए हो या सीएमए हो दोनों में है। ठीक है, सारे सेक्शंस हैं। और दूसरा डिफरेंस ये होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे सेक्शन 15 है, सीए के अंदर केवल सेक्शंस होते हैं, सीए रूल्स नहीं होते। और सीएमए वाले बच्चों के लिए सेक्शंस भी होते हैं बच्चों, रूल्स भी होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद सीए वाले बच्चों का प्रैक्टिकल पार्ट के बाद जो सेक्शन 19, 20 और 21 होता है वो आप लिखिए, बट वो सीए वाले बच्चों के लिए नहीं है, सीएमए वाले बच्चों के लिए। तो मैं क्लास को दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ, सीए और सीएमए, ताकि आपको ये पता चल सके कि सीए वाले बच्चों के लिए कौन कौन से सेक्शन कोर्स में नहीं है। तो 18(6) आ गया बच्चों यहाँ पे। अब लिखिए सेक्शन 19, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। हो गया बच्चों? 21। फिर आता है कौन सा सेक्शन? सेक्शन 21, सेक्शन 22, 23 और 20 क्या 4, 21, 22, 23, 24। फिर सेक्शन 22 में दो एक्सप्लेनेशन आते हैं, 1 और एक आता है एक्सप्लेनेशन क्या 2, एक्सप्लेनेशन 2। फिर तुम्हारा सेक्शन आता है 23(1), जिसमें मैं ए बोलता हूं, बी बोलता हूं और क्या सी, और एक आता है 23(2), 23(2) लिख दिया बच्चे आप लोगों ने। उसके बाद 24(1), 24(2) में ऐसे 12 लाइनें कह देना, 12 पॉइंट आएंगे बच्चों, 12 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये बच्चों अगर आपको यहां पे एक एक सेक्शन की नॉलेज है, एक एक सब सेक्शन की नॉलेज है, तो फिर जीएसटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। समझ गए? तो आज अपन इन सब का एक एक सब सेक्शन का क्या देंगे, क्विक ओवरव्यू देंगे कि ये सेक्शन क्या बोलते हैं। क्लियर बच्चों? जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं, सेक्शन वाइज पढ़े हुए हैं, तो उनके लिए बहुत आसान होगा कि कैसे अपन इसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल। और आप देखेंगे कि 1.5-2 घंटे की क्लास में आप ये सारे प्रोविजंस आपको क्या सकते हैं टिप्स पे। मैं आपको एक ही बात बोल रहा हूँ, आप लोग सबसे पहले सेक्शंस को लर्न करो। अगर आपको जीएसटी में कमांड चाहिए तो सबसे पहले सेक्शन सब सेक्शंस को लर्न करो आप। मतलब आप रोज इसको 5-7 मिनट देख लो। अगर आप जिस बंदे को सेक्शंस पे कमांड होगी, जिस बच्चे को सेक्शन का नंबर पता है,
जिसको सेक्शन का नंबर पता है, सब सेक्शन नंबर पता है, तो डेफिनेटली उसको प्रोविजंस भी क्या होगा, पता होगा। क्लियर बात यहाँ पे? तो आपका पहला काम है, ये जितने भी मैंने सेक्शंस लिखवाए हैं उनको आप क्या कीजिए, लर्न कीजिए। बात समझ आ गई आप लोगों को यहाँ पे? अच्छा बच्चों, यहाँ पे सारे सेक्शन लिख दिए। ये सारे सेक्शन से जीएसटी का प्रैक्टिकल पार्ट खत्म हो जाता है। अब मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जीएसटी का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है और थियोरिटिकल पार्ट क्या है। तो आई होप यहाँ तक सबने बना लिया होगा, ठीक है। तो यहाँ लाइन खींच के लिख दो, प्रैक्टिकल पार्ट एंड। प्रैक्टिकल पार्ट एंड हो जाता है यहाँ पे। प्रैक्टिकल पार्ट क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, जैसे बच्चों आपको भविष्य में कोई भी मान लो नया एक्ट आ गया, आप ट्यूशन थोड़ी पढ़ने जाएंगे। आप मान लो आज आपकी एज 30 ईयर्स हो चुकी है और कोई भी नया एक्ट आ गया, तो आप 30 ईयर्स की एज के अंदर ट्यूशन पढ़ने नहीं जाएंगे, आपको सेल्फ स्टडी करना आना चाहिए। तो सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, सबसे पहले गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है उसको डाउनलोड कीजिए आप। तो जैसे सीजीएसटी एक्ट है, इसको आपने क्या किया है, डाउनलोड। जो गवर्नमेंट होती है, जो लॉ मेकर्स होते हैं, वो सेक्शन को मतलब सेक्शन के फॉर्मेट में देते हैं प्रोविजंस को। सेक्शन, सेक्शन में सब सेक्शन, क्लॉज और सब क्लॉज, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबको पता होगा कि ये 2 है, ये सब सेक्शन है, स्मॉल ए क्या है, क्लॉज है, और क्लॉज में भी अगर क्लॉज होता है उसको बोलते हैं सब क्लॉज। जो क्लॉज होते हैं वो स्मॉल लेटर्स में आते हैं, सब क्लॉज भी स्मॉल लेटर्स में आते हैं। आप इसको ऐसा नहीं कर सकते 15(2) कैपिटल है, गलत हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। वैसे देखा जाए तो लॉ में कभी भी ऐसा नहीं होता कि 15(2) लिखा हो। लॉ में ऐसा लिखा होता है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 क्लॉज ए सब क्लॉज 2। लॉ की लैंग्वेज ऐसे होती है, बट अब अगर शॉर्ट में यूज कर लेते तो ऐसे एग्जाम के पॉइंट से कोई गलत नहीं होगा। बात क्लियर बच्चों आप लोगों को? तो नाउ अब बताइए, जब भी आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बताइए पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, चार्जिंग सेक्शन। किसी भी एक्ट का, चाहे कस्टम हो, कस्टम का चार्जिंग सेक्शन 12 है, डीटी हो उसका चार्जिंग सेक्शन 4 है। तो किसी भी एक्ट का चार्जिंग सेक्शन आपको शुरू के 1 से लेके 15 सेक्शनों के बीच में मिल जाएगा, बेसिस ऑफ चार्ज। और वहां से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। वो चार्जिंग सेक्शन ही आपको बता देगा कि कैसे एक्ट को पढ़ा जाता है। वो पहले आपको इस तरह से बना होगा कि आपको बताएगा पहले सेक्शन 1 देखो, सेक्शन 2 देखो, सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 4 देखो, इस तरह से बताएगा चार्जिंग सेक्शन। तो चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है ये कानून किसके लिए बना हुआ है। वैसे तो नाम से पता चल रहा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। फिर भी हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों, चार्जिंग सेक्शन। जीएसटी का जो चार्जिंग सेक्शन है बच्चों वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9(1) जीएसटी का क्या है बच्चों, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग सेक्शन, तो अब चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है, आइए आप देखो। चार्जिंग सेक्शन देखिए, जीएसटी का जो चार्जिंग सेक्शन है, अभी अपन क्योंकि क्विक रिवीजन करा रहे हैं तो मैं आपको एक एक लैंग्वेज नहीं पढ़वा रहा हूं, बट फिर भी जो चार्जिंग सेक्शन आप देखेंगे तो उसके अंदर 5 कंडीशन लिखी हुई है। अगर 5 कंडीशन आप फुलफिल कर देते हैं तो ये लॉ तुम पर क्या हो जाएगा बच्चों, अप्लाई हो जाएगा। 5 कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी, है ना, उस पर लॉ क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। तो एक बार के लिए मैं अगर आपको चार्जिंग सेक्शन दिखाऊं, एक बार के लिए अगर मैं आपको चार्जिंग सेक्शन दिखाऊं, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ जीएसटी। चार्जिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन बच्चों, 9(1), क्योंकि ये बोल रहा है देयर शैल बी लेवी ऑफ द सीजीएसटी। एक सीजीएसटी लगेगा, क्यों, क्योंकि अपन सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, है ना, ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर ये इंट्रा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अपन सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। अगर आईजीएसटी एक्ट पढ़ते तो फिर इंटर पे आईजीएसटी एक्ट लगता, तो अपन क्योंकि सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं इसलिए आईजीएसटी, ये इंट्रा बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इंटर स्टेट सप्लाई पे जीएसटी लगता, उस पर भी लगता है, बट क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं। तो अगर आप इस चार्जिंग सेक्शन को पढ़ोगे, देयर शैल बी लेवी ऑफ सीजीएसटी ऑन ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, तो पता चला जीएसटी लगने के लिए पहली कंडीशन क्या है बच्चों, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, ठीक है। पहली कंडीशन क्या लिखो बच्चों, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 1 क्या है बच्चों, गुड्स और
सर्विस क्या, देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विस, देयर मस्ट बी क्या, गुड्स और सर्विस, गुड्स और सर्विस होनी चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 है जीएसटी लगने के लिए। अब जो चीज दिखती है वो गुड्स है, जो नहीं दिखती वो क्या है, सर्विस है। लेकिन जब लॉ बोल रहा है कि देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विस, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती होगी जो ना तो गुड्स है और ना सर्विस है। अगर गुड्स और सर्विस नहीं है तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। तो अब लॉ पढ़ते कैसे हैं, जैसे हमने देखा देयर मस्ट बी गुड्स और सर्विस, इनकम टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम हो या कोई सा भी लॉ, जितने भी टेक्निकल वर्ड होते हैं उनकी आपको सेक्शन 2 में क्या मिलती है, डेफिनेशन। तो जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है, तो बच्चों यहां 9(1) था, यहां लिखो चार्जिंग सेक्शन, 9(1) में लिखो चार्जिंग सेक्शन। 9(1) किस चीज का है बच्चों, चार्जिंग सेक्शन, ठीक है। और सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशंस, ऑल डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्या है बच्चों, ऑल डेफिनेशंस। अब गुड्स किसे कहते हैं, यहीं डेफिनेशन मिलेगी, सर्विस किसे कहते हैं, यहीं करीब 120 के आसपास क्या है डेफिनेशंस होती है। डेफिनेशन हमेशा नहीं पढ़ते, जब जरूरत होती है तभी पढ़ी जाती है। तो सेक्शन 2 क्या है बच्चों, डेफिनेशन। सेक्शन 1, हर एक्ट का सेक्शन 1 होता है एप्लीकेबल, मतलब इस एक्ट का नाम क्या है और ये किस तारीख से इफेक्टिव है, तो सेक्शन 1 लिख दो एप्लीकेबल, एप्लीकेबल। तो सेक्शन 1 एप्लीकेबल, सेक्शन 2 ऑल डेफिनेशन। बच्चों सेक्शन 3 to 6 जो है वो इंटर में नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन है। क्या बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन, वो डिपार्टमेंट के ज्यादा काम आता है। जीएसटी डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग होते हैं, उनकी पावर्स क्या होती है, इस तरह की बातें लिखी, वो आपके कोर्स में नहीं है, चाहे सीए हो या सीएमओ, इंटर लेवल पे कोर्स में नहीं है। सेक्शन 3 to 6 क्या है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है बच्चों। तो क्या पहली कंडीशन क्या है, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। तो एक बार मैं सारी कंडीशन बता दूं फिर अपन पढ़ेंगे इसको क्या बोल रहा है, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन अगर हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो क्या बोल रहा है, तो पहली कंडीशन हो गई गुड्स और सर्विस होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, सप्लाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, सप्लाई। अब सप्लाई वो नहीं है जो तुम सिंपल समझ रहे हो, सप्लाई जीएसटी में एक टेक्निकल वर्ड है और सेक्शन 7 पूरा बना हुआ है किसके लिए, मीनिंग ऑफ सप्लाई। तो सप्लाई एक सिंपल वर्ड नहीं है, सप्लाई का मतलब बहुत कुछ होता है। तो पूरा एक चैप्टर बना है तुम्हारा, चैप्टर 2 किसी पर है, किस पे, सप्लाई। तो सेक्शन 7 के आगे लिखो मीनिंग ऑफ क्या, सप्लाई। सेक्शन 7 के आगे लिखो क्या, मीनिंग ऑफ क्या, सप्लाई। तो बच्चों मैंने सेक्शन 1 बता दिया एप्लीकेबल, सेक्शन 2 क्या है, डेफिनेशन, सेक्शन 3 to 6 क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। और बच्चों ये जो है ना पूरा, अभी अपन लिखना मत आगे, यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपको बता रहा है मीनिंग ऑफ क्या, सप्लाई। सप्लाई किसे कहते हैं, समझ गए। तो सेकंड कंडीशन क्या होगी बच्चों, है ना, गुड्स और सर्विस की सप्लाई नहीं, ठीक है, गुड्स और सर्विस की क्या होनी चाहिए, सप्लाई। तो गुड्स ऑब्लिक सर्विस की क्या, सप्लाई होनी चाहिए। देयर मस्ट बी सप्लाई ऑफ क्या, गुड्स और क्या, सर्विस। तो देखिए चार्जिंग सेक्शन बताओ जीएसटी कब लगता है, गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए। ओके, फिर जब हम आगे अगेन जाएंगे चार्जिंग सेक्शन के बाद, वो बोलता है सप्लाई क्या होनी चाहिए, इंट्रास्टेट। थर्ड कंडीशन क्या है बच्चों, इंट्रास्टेट। तो इसका इंटर स्टेट पे जीएसटी नहीं लगता बच्चों, जीएसटी तो कोई एक्ट ही नहीं है इंडिया में, कोई जीएसटी एक्ट के नाम से आपको नहीं मिलेगा, या तो मिलेगा सीजीएसटी एक्ट या आईजीएसटी। तो जब सीजीएसटी एक्ट है वो तो इंट्रा पे लगता है और आईजीएसटी एक्ट इंटर पे लगता है। तो अपन कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी एक्ट। तो क्या बोला, तीसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, तीसरी कंडीशन क्या होगी बच्चों, सप्लाई इंट्रास्टेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बच्चों, सप्लाई क्या, सप्लाई इंट्रास्टेट होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये है, सप्लाई इंट्रास्टेट होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, पता नहीं चल पाता कि ये इंट्रा है या इंटर है।
जैसे मैं आपको सामने भी पढ़ा रहा हूँ, जूम के थ्रू भी पढ़ा रहा हूँ, और मान लो यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ा रहा हूँ। तो अब बताओ, मैं तो हो गया सप्लायर, अब एक बच्चा दिल्ली में बैठ के मेरे को भी सुन रहा है, मैंने उसको सप्लाई कहाँ की? अब कन्फ्यूजन हो गया। मैं बोलता हूँ कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जयपुर में सप्लाई दी है, मैंने जयपुर में सप्लाई दी है। बच्चा बोलता है मैंने दिल्ली में पढ़ा, तो सप्लाई तो मैंने दिल्ली में कंज्यूम की है। तो कभी कभी जब डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, क्या? क्योंकि इंट्रा होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, तो सीजीएसटी तो केंद्र सरकार को जाएगा, एसजीएसटी जाएगा राजस्थान सरकार को। अगर मेरी सप्लाई क्या होगी? इंटर होगी, तो बताइए एक बार तो पूरा केंद्र सरकार को जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसका आधा किसको देगी? दिल्ली की को देगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंट्रा होना चाहिए या इंटर? तो अब नाउ हु विल डिसाइड? अगर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती कि आप डिसाइड कर लो आपस में बैठ के, तो वो आपस में झगड़ लेते। तो ये पावर हमारे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड एंड मेक्स अ रूल, जिससे डिसाइड होगा कि सप्लाई क्या है, इंट्रा है या इंटर है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आईजीएसटी एक्ट बना दिया। क्या बना दिया बच्चों? और वहाँ पे ऐसे नियम बना दिए, ऐसे रूल्स बना दिए जो डिसाइड कर लेंगे कि जहाँ डिस्प्यूट है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है या इंटर। वैसे तो कई बार अपने आप ही पता चल जाता है, लेकिन जब पता नहीं चलता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक आईजीएसटी एक्ट बना रखा है, वहाँ पे जिसको हम डिसाइड करेंगे कि ये इंट्रा है या इंटर है। उसको प्लेस ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर बात यहाँ पे? तो थर्ड कंडीशन क्या है सीजीएसटी की? सप्लाई होनी चाहिए। तीन कंडीशन सबको क्लियर है? चौथी कंडीशन, अब सपोज करो कि जैसे मान लीजिए नीचे हेलमेट वाले की दुकान है, हेलमेट गुड्स है, नंबर 1, हेलमेट की उसने क्या की? सप्लाई की, और राजस्थान में की, तो सीजीएसटी भी लगेगा और एसजीएसटी भी। अब कुछ लोग ऐसे, तो मान लो हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि सभी लोगों पे क्या है, जीएसटी के दायरे में है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या है, जीएसटी की नॉलेज ही नहीं है, उनका लेवल इतना नहीं है कि वो इस एक्ट को समझ सके, नहीं तो फिर रोज क्या करेंगे? डिफॉल्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना दी। क्या बना दी बच्चों? लिमिट। उस लिमिट के ऊपर अगर आपका टर्नओवर ज्यादा है, जब तो तुम जीएसटी पे करने के लिए क्या हो? लायबल हो। अगर आपका लिमिट से कम है तो आप लायबल नहीं हो। इसका मतलब चौथी कंडीशन ये हो गई कि जो पर्सन है, सप्लायर है, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। क्या बच्चों? टैक्सेबल पर्सन, मतलब उसका टर्नओवर एक लिमिट से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो कंडीशन नंबर 4 क्या है बच्चों? पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। ठीक है बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों, गुड्स और सर्विस किसे कहते हैं, ये आपको कौन डिफाइन करेगा? सेक्शन 2। सप्लाई किसे कहते हैं, ये कौन डिफाइन करेगा? सेक्शन 7। कैसे पता चलेगा कि वो इंट्रा है, इंटर है? इसके लिए आपको आईजीएसटी एक्ट में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा बच्चों? आईजीएसटी एक्ट। और आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन 7 और 8 आपको बताएगा क्या, कि वो इंट्रा है या इंटर है, इंट्रा है या इंटर है। और पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन। पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। और बच्चों, टैक्सेबल पर्सन क्या होता है? अब जब मैं पहली बार एक्ट पढ़ रहा था तो मुझे क्या पता टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? तो टैक्सेबल पर्सन एक अगेन एक टेक्निकल वर्ड है। तो मैं सेक्शन 2 के पास गया, सेक्शन 2 ने बताया टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो होता है जो सेक्शन 22 और 24 में बता रखा है। तो सेक्शन 22 और 24 जो आपके यहां पे मैंने बताए बच्चों, ये सेक्शन किस चीज के हैं? पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। तो बच्चों, जीएसटी में यहां से लेके क्या, ये से लेके ये सारे सेक्शन क्या है? टैक्सेबल पर्सन। अभी कुछ करना मत, आप मैं लिखवाऊंगा एक एक सेक्शन क्या है। पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। बच्चों, ये क्या है? यहां पे बताई गई है कौन सी? कंडीशन नंबर क्या? 2। ये कंडीशन नंबर 2 बता रखी है। यहां बता रखी है कंडीशन नंबर क्या? 1 बता रखी है। सेक्शन 2 में गुड्स और सर्विस होना चाहिए, उसकी क्या होनी चाहिए? सप्लाई होनी चाहिए। और पर्सन शुड बी क्या? टैक्सेबल पर्सन। हु इज टैक्सेबल पर्सन? वो आपको सेक्शन 22 से लेके सेक्शन 24 में बताया जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा बच्चों यहां तक? अच्छा, अब मान लीजिए एक पर्सन है, एक अपन किसी भी स्मॉल को लेते हैं, मान लो सपोज करो अब बाहर आना कोई जूस बेचने वाला है, कोई जूस बेच रहा है अपनी दुकान पे, शॉप इंस्टीट्यूट के नीचे। बताओ, जूस गुड्स है? बिल्कुल सही है। जूस बेच रहा है, वो सप्लाई है। राजस्थान में बेच रहा है तो विद इन द स्टेट बेच रहा है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया। जूस बेचने वाले का टर्नओवर, अब बताइए, एक लिमिट से क्या है? ज्यादा है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइड। अगर टर्नओवर क्या है? कम है,
तो दो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो जूस बेचने वाला जब जूस बेचेगा तो उस पर जीएसटी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो एक ठेले वाला जूस वाला होता है और एक मान लो आप एलएमबी में जूस पी रहे हो, तो एलएमबी वाला तो क्या कर रहा है, चारों कंडीशन पूरी कर रहा है, लेकिन ये ठेले वाला है उसका टर्नओवर इतना ज्यादा नहीं है। जीएसटी के अंदर तीन टर्नओवर होते हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख। कुछ स्टेट में 10 लाख है, कुछ स्टेट में 20 लाख है और कुछ स्टेट में 40 लाख है। जैसे राजस्थान में 40 लाख है, क्या है बच्चों, 40 लाख। अब जूस एक गुड्स हो गया, तो अगर इस जूस बेचने वाले का टर्नओवर 40 लाख से क्या है, ज्यादा है, तो उसने कंडीशन नंबर 4 भी क्या कर दी बच्चों, सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 4 भी क्या कर दी, सेटिस्फाइड। तो ये 4 कंडीशन क्या हो गई बच्चों, गुड्स और सर्विस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 सप्लाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 3 इंट्रा स्टेट सप्लाई होनी चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या है, पर्सन शुड बी टैक्सेबल पर्सन। और कंडीशन नंबर 5, अब देखो बच्चों, आज आप समझिए, आज बहुत सारे लोग हैं कि जो ये सारी कंडीशन क्या कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं, बट कुछ केस ऐसे होते हैं जहां गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्या लगे, जीएसटी। जैसे आज एजुकेशन है, एजुकेशन एक शिक्षा है जो सबका पढ़ने का अधिकार है। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग क्या करें, हर लोग एजुकेशन ले। तो अगर आपने एजुकेशन पे जीएसटी लगा दिया तो महंगी हो जाएगी, तो हो सकता है लोग ना ले। कुछ खाने पीने की चीज़ें होती है जो बहुत बहुत आवश्यकताओं की चीज़ें होती है, बहुत नीड है बेसिकली उनकी, अगर आपने उन पर भी क्या लगा दिया, जीएसटी, तो उससे महंगाई बढ़ जाएगी। क्या बचेगी बच्चों, महंगाई। तो गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर सेक्शन 11 बनाया। क्या बनाया बच्चों, 11। कुछ करीब 102 तो सर्विसेज और 120 गुड्स, करीब इतने, एग्जैक्ट नंबर नहीं है ये, इसके आसपास गुड्स और सर्विस को क्या कर दिया, एग्जम। तो एग्जम्प्टेड गुड्स की एक लिस्ट बना दी। तो भले ही तुमने पीछे वाली 4 कंडीशन पूरी कर दी हो, बट अगर आपके गुड्स और सर्विस किस में आ रहे हैं, एग्जम्प्टेड में आ रहे हैं, तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपके पास कोई भी अगर क्लाइंट आए तो आपको देखना है कि वो 5 कंडीशन पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो सेक्शन 5वीं कंडीशन क्या है, गुड्स एंड सर्विस शुड नॉट बी एग्जेम्प्टेड, मतलब वो टैक्सेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए बच्चों, टैक्सेबल। तो लिखो बच्चों 5वीं कंडीशन, गुड्स एंड सर्विस should not be exempted. Should not be क्या, exempted। ये 5 कंडीशन अगर आप क्या कर देते हो बच्चों, पूरी कर देते हो, कोई भी आदमी अगर ये 5 कंडीशन क्या कर देगा, पूरी कर देगा, तो वो जीएसटी की पे करने के लिए क्या है, लायबल है। ठीक है, तो बताओ 5 कंडीशन क्या हो गई, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई इंटरेस्टेड होनी चाहिए, इंटर होगा तो आईजीएसटी लगेगा, इंट्रा होगा तो ये लगेगा, पर्सन शुड बी टैक्सेबल, पर्सन शुड बी टैक्सेबल, और गुड्स और सर्विस एग्जेम्प्ट नहीं होनी चाहिए। तो सेक्शन जो 11 है, सेक्शन 11 है, तो लिख दो बच्चों एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस। सेक्शन 11 एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस। एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विस, आई होप बात समझ में आ गई बच्चों। तो गुड्स और सर्विस क्या, एग्जेम्प्ट नहीं होने चाहिए। ओके, तो बच्चों गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में, क्या बोला मैंने, किसी भी क्लास ऑफ गुड्स और सर्विस को क्या कर सकती है, एग्जाम। एग्जामेशन कंडीशनल भी हो सकती है, नॉन कंडीशनल भी हो सकती है, होलली भी हो सकती है और पार्शियल भी हो सकती है। तो यहाँ पे सेक्शन 11 बना हुआ है जो आपके गुड्स और सर्विस को क्या करते हैं, एग्जाम। तो जब जीएसटी काउंसिल ने सेंट्रल गवर्नमेंट को परमिशन दी तो गवर्नमेंट ने 2 नोटिफिकेशन इशू कर दिए, क्या कर दिए, और बहुत सारी सर्विसेज को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो नाउ अब आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि क्या वो, जैसे वो आपसे पूछता है, जैसे मान लो सपोज करो वो कपड़े बेचता है और वो आप यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो आपसे पूछने आ रहा है कि मैंने कपड़े बेचे, तो मैं जब कस्टमर को कपड़े बेचूंगा तो उस पर जीएसटी लगाऊं या नहीं लगाऊं। बताओ, कपड़े गुड्स है, कपड़े की उन्होंने क्या की है, सप्लाई की है। सप्लाई का मतलब टेम्पररी सेल समझ लो, सप्लाई की है। 2 बातें पूरी हो गई है ना। तीसरी बात, कपड़े कहाँ बेचे हैं, या तो राजस्थान में बेचे हैं अतः इंडिया में बेचे हैं। चौथा, कपड़े बेचने वाले का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, क्योंकि राजस्थान में गुड्स की लिमिट क्या है, 40 लाख है, और कपड़े एग्जेम्प्ट नहीं है।
ये पांचों बातें पूरी हो गई तो जो सप्लायर होता है जिसने कपड़े बेचे हैं, वो जो रिसिपेंट को माल बेचेगा उस पर क्या लगाएगा? जीएसटी। जीएसटी की रेट आपको याद नहीं करनी है, एग्जाम में दी हुई आएगी, जीएसटी की रेट आपको याद नहीं करनी है, ठीक है। और फिर सप्लायर ने मान लो कपड़े बेचे 10,000 के, तो वो कस्टमर पे जीएसटी लगा देगा मान लो 1200 रुपये, ठीक है। इस तरह से बच्चों सिस्टम होता है। अब जैसे मान लो एक डॉक्टर है, डॉक्टर ने मान लो तुमको क्या दिया? गुड्स बेचा, सर्विस दी। कोई ना कोई आना, गवर्नमेंट ने, डॉक्टर का भी बिजनेस है ना, और उसने भी आपसे कंसिडरेशन लिया, तो ये कंडीशन भी क्या हो गई? पूरी हो गई, मतलब सप्लाई भी है। तीसरी कंडीशन क्या है बच्चों? राजस्थान में डॉक्टर है, वो भी बात पूरी हो गई। चौथी बात हो गई बच्चों, डॉक्टर, जब मैं आपको टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो सर्विस के सप्लाई के लिए 20 लाख की लिमिट होती है। कितने की होती है बच्चों? 20 लाख। तो डॉक्टर का टर्नओवर 20 लाख से क्या है? ज़्यादा है। अब डॉक्टर ने चारों कंडीशन क्या कर दी बच्चों? पूरी कर दी। अब पांचवी कंडीशन है कि बताओ वो एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। बताओ हेल्थ एक इंडिया में इंपॉर्टेंट चीज़ है, हेल्थ वैसे ही महंगी है और उस पर से और क्या लगा दो? जीएसटी। इसलिए हेल्थ को क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट। इसलिए डॉक्टर आपको जब बिलिंग करता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगाता, क्योंकि डॉक्टर की सर्विसेज क्या है बच्चों? एग्जेम्प्ट है। तो आप आराम से इस चीज को देख सकते हैं और समझ सकते हैं यहाँ पे क्या है। अब बताओ, हर वो सप्लायर जिसने पांचों कंडीशन क्या कर दी बच्चों? पूरी कर दी। तो ये 5 कंडीशन मतलब 5 चैप्टर। 5 कंडीशन मतलब पहला चैप्टर गुड्स और सर्विस क्या होती है, दूसरा चैप्टर सप्लाई क्या होती है, कैसे पता चलेगा कि इंट्रा है या इंटर है, इसके लिए आईजीएसटी एक्ट पढ़ना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा कि आप टैक्सेबल पर्सन हो, ये भी एक चैप्टर है, और कौन से गुड्स और सर्विस क्या होते हैं? एग्जाम। अब 102 गुड, 100 सर्विस, 2 सर्विसेज, 120 गुड्स, तो बहुत बड़ा चैप्टर। सबसे बड़ा चैप्टर ही कौन सा है? कौन कौन सी चीजें क्या होती है? एग्जाम होती है। तो आपसे मैं कुछ पूछूं कि यार ये मैंने सपोज करो ये मैंने पैनल खरीदा, तो मैं पूछ रहा हूं कि बच्चों ये पैनल पे जीएसटी लगेगा क्या? तो ऐसे आप मत बोल देना लगेगा नहीं लगेगा, आप पांचों कंडीशन को क्या करो? चेक करो। और अगर पांचों कंडीशन पूरी कर दी तो जिसने पैनल मुझे बेचा वो मेरे पे क्या लगाएगा? जीएसटी लगाएगा। अब देख लो ये पैनल है, सपोज करो ये पैनल है। बताओ पैनल मुझे बीडी कंप्यूटर ने बेचा, बताओ पैनल क्या सर्विस है? गुड्स है? गुड्स है। उसने बेचा, सप्लाई की, राजस्थान में बेचा तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया होगा। पैनल बेचने वाला गुड्स है ये, उसका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है और पैनल एग्जेम्प्ट नहीं है। तो बताओ जरूर जब उसने मुझे पैनल बेचा होगा तो मेरे पे सचिन इंदिरा क्लासेस पे क्या लगाया होगा? उसने जीएसटी लगाया होगा। बात समझ गए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा, अब आपने बच्चों पांचों कंडीशन पूरी कर ली, आपने पांचों कंडीशन क्या कर ली? पूरी कर ली। तो अब नाउ अगर एक भी कंडीशन मिस हो गई ना तो आप जीएसटी की दुनिया से क्या हो गए बच्चों? बाहर हो गए। एक भी कंडीशन अगर क्या हो गई? मिस हो गई, तो आप कंडीशन से क्या हो गए बच्चों? बाहर हो गए। बात समझ गए मेरी बात? क्या बोल रहा हूं? अब नाउ हमको नेक्स्ट चीज क्या देखनी है, ठीक है। अब मान लो आपने पांचों कंडीशन क्या कर दी बच्चों? पूरी कर दी। पांचों कंडीशन क्या कर दी बच्चों? पूरी कर दी आपने। अब आपको 2 काम करने हैं। अब पांचों कंडीशन जिस दिन पूरी हुई, जैसे आज नहीं, जैसे मान लो आज आपने कोई दुकान खोल ली, आज आपने क्या कर ली? दुकान खोल ली, तो पहले दिन से तो आपका टर्नओवर कोई 40 लाख नहीं हो जाएगा। तो जिस दिन आपका टर्नओवर क्या हुआ, फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर देखते हैं अपन, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी का टर्नओवर देखते हैं, है ना। तो आज मान लो, जैसे आज मान लो 1 अप्रैल को आपने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, आपने आज 1000 रुपए की सेल की, कल 2000 रुपए की सेल की, 5000 की सेल की, 25 सितंबर तक आपकी सेल 39 लाख थी। 26 सितंबर को, क्या बोला मैंने? 26 सितंबर को आपका टर्नओवर क्या हो गया? 40 लाख को बढ़ गया। तो पहला काम यह है कि आप ना, और आपने पांचों कंडीशन क्या कर दी? पूरी कर दी। तो आपको क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन। आपको क्या करवाना है बच्चों? रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको अपना क्या कराना है? स्टेप 1। बताओ स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? आपको क्या कराना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो होता है वो आपको सेक्शन 25 से 30 में बताया जाएगा। पूरा प्रोसीजर बता रहेगा रजिस्ट्रेशन का, सेक्शन 25 से 30। तो जैसे ही बच्चों आप पांचों गेट ने आपने क्या कर लिए? 5 कर लिए, तो बताओ फिर क्या करना पड़ेगा आपको? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। 5 कंडीशन जैसे ही आपकी पास हो गई तो आपको क्या करवाना पड़ेगा बच्चों? रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन कौन से हैं? 25 से 30, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? तो जैसे बच्चों ये सेक्शन बताएगा, जैसे आप लायबल हुए, जैसे मान लो आज आपका टर्नओवर 40 लाख को क्रॉस कर गया, तो ऐसा नहीं कि हाथ तो हाथ अभी के अभी क्या करवा लो? रजिस्ट्रेशन करवा लो। आपको 30 दिन मिलते हैं। कितने दिन मिलते हैं? 30 दिन।
लायबल होने के 30 दिन के अंदर आपको क्या करवाना होता है बच्चों, रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। ठीक है, फिर जब आप माल बेच रजिस्ट्रेशन करवाते समय नाउ यू हैव टू डिसाइड कि हमको नॉर्मल स्कीम में जाना है या कंपोजिशन स्कीम में जाना है। तो रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको डिसाइड करना है कि गवर्नमेंट ने 2 स्कीम बना रखी है, कौन कौन सी? एक तो होती है नॉर्मल स्कीम, क्या होती है बच्चों, नॉर्मल स्कीम, और एक कौन सी होती है, कंपोजिशन स्कीम। नॉर्मल स्कीम और क्या, कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम में हर कोई नहीं जा सकता। कंपोजिशन स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने एक लिमिट बना रखी है। तो देखो चाहे नॉर्मल स्कीम हो या कंपोजिशन स्कीम वाले हो, आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ेगा क्योंकि आप पीछे वाली 5 कंडीशन पूरी करके आए हो। अब आपके पास 2 है, नॉर्मल स्कीम और कौन सी स्कीम, कंपोजिशन। अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाते हो तो आप अपने कस्टमर को क्या बेचोगे, माल। तो उसकी क्या निकालोगे, सबसे पहले वैल्यू। आप क्या निकालोगे, वैल्यू। अब हाउ टू कंप्यूट वैल्यू, हाउ टू कंप्यूट वैल्यू, ये भी एक क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, हो सकता है कि जैसे मान लो लोग क्या करते हैं, जैसे बिग बाजार ने तुमको कोई माल बेचा, 100 रुपये माल के ले लिए, 20 रुपये पैकिंग के ले लिए, 5 रुपये, मतलब अलग अलग नामों से पैसा लिया। अलग अलग नामों से क्या लिया, पैसा। जैसे मोबाइल बेच रहा है तो मोबाइल बेचा 10,000 का, मोबाइल के चार्जर के 1,000 रुपये ले रहा है, मोबाइल की पैकिंग के 1,000 रुपये ले रहा है, कलर के 1,000 रुपये ले रहा है, सॉफ्टवेयर के 2,000 रुपये ले रहा है। तो वो बोलता है मैं तो मोबाइल 10,000 में बेचा, मैं तो 10,000 रुपये लगाऊंगा जीएसटी वाला। नहीं, अब किसी को जोड़े और किसको ना जोड़े, इसके लिए एक चैप्टर बना हुआ है, कौन सा, वैल्यूएशन। तो सेक्शन 15 क्या है बच्चों, 15 क्या है बच्चों, हाउ टू कंप्यूट क्या, वैल्यू। बताओ ये क्या है, 15 क्या है, हाउ टू कंप्यूट क्या, वैल्यू। सेक्शन 15 क्या है, कैसे किस वैल्यू पर आपको जीएसटी लगाना है, वो सेक्शन 15 है, हाउ टू कंप्यूट क्या, वैल्यू। तो लोग वैल्यूएशन, वैल्यू में क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। तो गवर्नमेंट ने उन चीजों को रोकने के लिए एक चैप्टर बना दिया, क्या, वैल्यू। किस वैल्यू पर क्या लगेगा, जीएसटी। अगर वैल्यू में कोई आपने मैनिपुलेशन कर रखा है तो कैसे करेक्ट वैल्यू निकाली जाएगी। सेक्शन कौन सा है बच्चों, 15। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता बच्चों, कौन सा है, सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है, कंपोजिशन स्कीम। सेक्शन 10 क्या है बच्चों, कंपोजिशन स्कीम। तो कंपोजिशन स्कीम में कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता, वो कौन सा है बच्चों, सेक्शन 10। समझ गए बच्चों यहाँ पे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। अब जैसे आप नॉर्मल स्कीम में गए हो, तो जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है तो वो वैल्यू निकालेगा और आपको क्या काटेगा, इनवॉइस। वर्बल या इनवॉइस। तो इनवॉइस के प्रोविजंस कहाँ हैं बच्चों, इनवॉइस के प्रोविजंस कहाँ हैं बच्चों, सेक्शन 31 से 34। तो जो नॉर्मल स्कीम वाला होता है ना बच्चों, इनवॉइस 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है टैक्स इनवॉइस, एक होती है बिल ऑफ सप्लाई। तो अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो तो कस्टमर को बताओ कौन सी इनवॉइस काटोगे, टैक्स इनवॉइस। तो सेक्शन 31 ये बताता है कि आप, सेक्शन 31 ये बताता है कि आपको इनवॉइस कब इश्यू करनी है। जैसे मान लो आज बच्चा मेरे से एसी खरीद के ले गया, तो एसी उसके घर पहुंच जाएगा तब इनवॉइस इश्यू करनी है, मेरी दुकान से निकलेगा जब पैसा आया। इसके लिए पूरा प्रोविजन बने हुए हैं। प्लस कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस किस सिचुएशन में इश्यू करते हैं। तो 31 से 34 के अंदर 2 बातें आती है, बताओ क्या, इनवॉइस कब इश्यू करनी है और कौन कौन से प्रकार के क्या इश्यू करने हैं, डॉक्यूमेंट। और आजकल 3 खूबसूरत कॉन्सेप्ट इसके अंदर आए हैं, ई इनवॉइसिंग, क्यूआर कोड और ई वे बिल। और ये पक्के तीनों एग्जाम में आएंगे क्योंकि बहुत लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है। कौन से, ई इनवॉइसिंग, क्यूआर कोड और कौन सा, ई वे बिल। एग्जामिनर बहुत फ्रिक्वेंटली इसको पूछा जा रहा है। थ्योरेटिकल चैप्टर्स में बच्चों दोनों चैप्टर्स क्या है, इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन और कौन सा बच्चों, इनवॉइस। यहां तक की बात क्लियर है। तो बताइए, एक व्यापारी जिसने 5 कंडीशन क्या कर ली, पूरी कर ली, अपना सबसे पहले क्या करवाएगा, रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे नॉर्मल स्कीम में जाना है या कंपोजिशन स्कीम। अगर वो नॉर्मल स्कीम में चले जाता है, कहां चले जाता है बच्चों, तो सबसे पहले वो क्या निकालेगा, वैल्यू। वैल्यू पर क्या लगाएगा, जीएसटी। तो तुम्हारे पेरेंट्स मान लो कपड़े बेचते हैं, तो 5 कंडीशन पूरी कर दी, वो नॉर्मल स्कीम, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, नॉर्मल स्कीम में चले गए, क्या निकालेंगे वो, वैल्यू।
और वैल्यू पे क्या लगाएंगे, जीएसटी। ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ में आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं, सेल के टैक्स को क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। तो तुम्हारे पेरेंट्स की जो भी सेल होगी, जो भी क्या होगी, सेल होगी, उस पर क्या लगाएंगे, वो जीएसटी। अब बताओ, एक आदमी की सेल भी होती है और एक क्या होती है, परचेज भी होती है। परचेज भी होती है, तो जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी सेल है, तो मैं तुम पे क्या लगाऊंगा, जीएसटी, वो तो मेरा आउटपुट। अब जैसे मैंने पैनल खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, एसी खरीदा, कैमरा खरीदा, इन सब पर बताओ जिन्होंने मुझे बेचा होगा वो सब क्या लग के आए होंगे, जीएसटी। तो बच्चों मेरे पास सपोज करो बच्चों से 5 लाख रुपए क्या आ गया, आउटपुट टैक्स, क्योंकि मैंने तुमसे आउटपुट ले लिया। तो क्या मुझे सरकार को पूरा जमा कराना है, क्या मुझे सरकार को पूरा जमा कराना है, या मेरी परचेज का इनपुट लेस करके जमा कराना है, परचेज का इनपुट लेस। अब क्या ये बाय डिफॉल्ट लेस करना ही है, अधिकार है बच्चों, नहीं, अधिकार नहीं है। इसके लिए आपके लिए एक पूरा क्या बना हुआ है, चैप्टर बना हुआ है। क्या बना हुआ है बच्चों, चैप्टर। और ये पूरा चैप्टर किस पर है बच्चों, क्या, आईटीसी। क्या बना हुआ बच्चों, आईटीसी। ये बोलता है कि जो आइटम आपने खरीदे हैं, जो आइटम आपने खरीदे हैं, अगर वो इन नामों में आ रहे हैं, इसमें कुछ नाम बता रखे हैं कि जैसे आपको गाड़ी खरीदी तो आईटीसी नहीं मिलेगी, आपने वेसल खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगी, एयरक्राफ्ट खरीदा तो आईटीसी नहीं मिलेगी, खाने पीने का सामान खरीदा तो आईटीसी नहीं बनेगी, आपने बिल्डिंग बनाई तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तो आपने जो आइटम खरीदा है क्या इन नामों में आ रहा है, अगर वो इन नामों में आ रहा है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तो करीब 15-20 आइटम्स है जो इन नामों में आ रहे हैं तो आईटीसी नहीं मिलेगी। और अगर आपने, जैसे मैंने बोला, मैंने पैनल खरीदा, पैनल यहाँ नहीं आया, मैंने कंप्यूटर खरीदा नहीं आया, मैंने एसी खरीदा नहीं आया, इसका मतलब मिल जाए अभी भी। तो पहले बात तो चेक करो कि ऐसे नाम जो 17 में आ रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ऐसे नाम जो 17 में नहीं आ रहे, फिर आपने इतनी सारी कंडीशन को क्या कर दिया, पूरा, ये सारी कंडीशन क्या कर देंगे, पूरी, तब जाके क्या मिलेगी बच्चों, आईटीसी। तब जाके क्या मिलेगी बच्चों, आईटी। इसको बोलते हैं ब्लॉक क्रेडिट। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्लॉक क्रेडिट, है ना। और इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्या, आईटीसी। कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्या, आईटीसी। तो जो सेक्शन 17(5) है ना, सेक्शन कौन सा था बच्चों, 17 क्या, 5, है ना। ये तो क्या है, पूरी ब्लॉक क्रेडिट। क्या है बच्चों, ब्लॉक क्रेडिट। और ये है सेक्शन 16 क्या है, कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्या, आईटीसी। कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्या, आईटी। अभी मैं एक एक सेक्शन सब देखेंगे अपन इसमें। कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्या, आईटीसी। समझ गए बच्चों। तो देखिए अपना ये जो चार्ट मैंने बना रखा है, इस चार्ट से आपको, इस चार्ट को पकड़ते हुए चलते चलो। ये सब चार्जिंग सेक्शन ने बताया। ये कंडीशन पूरी होगी तो क्या लगेगा, जीएसटी। पहला काम क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना, ठीक है। कितने दिन में करवाना होता है, लायबल होने के 30 दिन। वैल्यू निकालना, सामने अगर आपने नॉर्मल स्कीम दी है तो सामने वाले को क्या इश्यू करोगे, टैक्स इनवॉइस, ठीक है। अच्छा, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में गए हो तो आप बिल ऑफ सप्लाई। अच्छा, अब मेरा आउटपुट आ गया, उसमें से लेस क्या करो बच्चों, क्या क्या लेस करो, आईटीसी। मतलब जो आपका परचेज का टैक्स है, सब्जेक्ट टू क्या, सेक्शन 16 और 17। सेक्शन 16-17 की कंडीशन को क्या कर दो, पूरा कर दो, और क्या ले लो उससे, उसकी आईटीसी। और आईटीसी पे करने के बाद ये आपको क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, पे करना है। गवर्नमेंट को क्या करना है बच्चों, पे करना है। गवर्नमेंट को क्या करना है बच्चों, पे करना है। आगे के बात समझ में, ठीक है। अब बच्चों एक चीज बताओ, मैं सप्लायर हूं, तुम लोग क्या हो, रिसिपेंट हो, पे कौन करेगा, पे कौन करेगा बच्चों। मैं आपको इनवॉइस काटूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं सप्लायर हूं तो जैसे मान लीजिए मैं सप्लायर हूं और इधर तुम बैठे हो, कौन, स्टूडेंट बैठे हो। मैंने मान लो तुमसे 10,000 रुपए लिए। कितने रुपए लिए बच्चों, 10,000। तो एक बार तो सरकार को मैं ही पे करूंगा, सरकार को मैं ही पे करूंगा। लेकिन मेरे पास पावर है क्या, बच्चों से क्या लेने की, जीएसटी। तो हु इज लाइबल टू पे जीएसटी, सप्लायर। कौन लाइबल है, सप्लायर। तो बच्चों मैंने, बच्चों ने मुझे दिया और मैंने बच्चों से लेकर कहां जमा करा दिया, गवर्नमेंट को। मान लो अगर बच्चे मुझे जीएसटी नहीं दे तो बताओ गवर्नमेंट किसका गला पकड़ेगी, बच्चों का या सप्लायर का, सप्लायर का। सप्लायर लायबल है, क्योंकि गवर्नमेंट का सप्लायर पे बेटर क्या है, कंट्रोल। बच्चे बहुत सारे होते हैं,
है ना। गवर्नमेंट का कंट्रोल किस पर है? सप्लायर। आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, रेस्टोरेंट वाला हो गया सप्लायर, कस्टमर हो गया रिसिपेंट। दिन में 5000 रिसिपेंट आते हैं, तो बताइए अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि नहीं, जो स्टूडेंट है या खाने वाला है वो डायरेक्ट सरकार को जमा कराएगा, तो गवर्नमेंट को कितने लोगों से रोज डील करना पड़ेगा। और अगर गवर्नमेंट ये बोल दे कि खाने वाला रेस्टोरेंट वाले को जमा कराएगा और रेस्टोरेंट वाला फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा, तो गवर्नमेंट को एक से डील करना पड़ेगा। तो बच्चों जितने भी केस होते हैं वहां पे हमेशा फॉरवर्ड चार्ज लगता है। क्या लगता है बच्चों? फॉरवर्ड। मतलब सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। तो बताइए कौन पे करेगा? कौन पे करेगा बच्चों? सप्लायर। तो यहां पे लिखो क्या, तो बताओ कौन पे करेगा? कौन पे करेगा बच्चों? कौन पे करेगा? सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। सप्लायर इज लायबल टू क्या? पे जीएसटी। सप्लायर इज लायबल टू क्या? पे जीएसटी। बताओ जीएसटी पे करने के लिए कौन लायबल है? सप्लायर। लेकिन जब गवर्नमेंट का सप्लायर पे कंट्रोल नहीं होता, जैसे मान लो आपने कोई सर्विस इंपोर्ट की, सर्विस कहां कंज्यूम हुई? इंडिया में। सप्लायर रहता है कहां? अमेरिका में। हम कहां रहते हैं? इंडिया में। बताओ गवर्नमेंट का बेटर कंट्रोल किस पर है? तो उन चीजों पे क्या लग जाता है? आरसीएम। उन चीजों पे क्या लग जाता है? आरसीएम। तो बताओ वैसे तो जीएसटी पे करने के लिए कौन लायबल है? सप्लायर। 32 केस है। कितने बच्चों? 32 केस है जहां पे रिसिपेंट इज लायबल टू पे जीएसटी। रिसिपेंट इज लायबल टू पे जी। तो सप्लायर क्या करेगा? जब इनवॉइस काटेगा ना, तो वहां लिख देगा दिस सप्लाई इज टैक्सेबल ऑन आरसीएम बेसिस। दिस सप्लाई इज टैक्सेबल ऑन क्या? आरसीएम। तो रिसिपेंट समझ जाएगा क्या? क्या समझ जाएगा? कि इस पे जीएसटी मुझे ही गवर्नमेंट को जमा कराना है। हालांकि मैं बता दूं एफसीएम और आरसीएम लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सप्लायर को भी कोई नुकसान नहीं है, रिसिपेंट को भी कोई नुकसान नहीं है, सरकार को भी कोई नुकसान नहीं है। ये तो एक सिस्टम है कि टैक्स इसको जमा कराना है। अभी हो क्या रहा है? अभी सिस्टम में क्या हो रहा है कि तुम इसको दे रहे हो, तुम इसको, और ये गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। बताओ गवर्नमेंट के खाते में कितने आए? 1000। दिया तो बच्चों नहीं है ना। यहाँ पे आरसीएम लगता तो क्या होता है? आप इसको केवल फीस देते हो और ये खुद गवर्नमेंट को डायरेक्ट जमा कराता है। तो गवर्नमेंट किसी को भी कोई नुकसान, ये तो एक सिस्टम है। ये तो क्या है? सिस्टम है कि सप्लायर टैक्स जमा कराएगा या रिसिपेंट जमा कराएगा। तो बताओ 32 केस होते हैं। कितने बच्चों? 32 केस जहां पे जीएसटी पे करने के लायबल कौन है? रिसिपेंट लायबल है। सर हाँ जी, वीडियो पॉज हो गया है ना। यस सर। एक यस सर।